वेलकम टू जोट अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बात करने के लिए है टीनू पोसवाल। रिसेंटली अभी हरियाणा सिविल सर्विस का रिज़ल्ट आया है और इस रिज़ल्ट में इन्होंने 56 रैंक हासिल किया है, जिसमें कि इनको प्रॉपर एसटीएम की पोस्ट मिली है। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी क्या है और इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे, इनकी जर्नी से, क्योंकि हमारे साथ ये बहुत लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं, खासकर टीचिंग में। तो यहाँ पे हमने खुद देखा है इनको मेहनत करते हुए और किस तरह से ये मकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले टीनू गोस्वाल, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और आपको बहुत बहुत बधाई, जोग्ट अकेडमी की तरफ से आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें सर, संक्षिप्त मेरा में। नाम टीनू भोसवाल है और मैं हरियाणा के अम्बाला ज़िले के गांव मालवा की रहने वाली हूं। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने वही लोकल एरिया से ही की है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की है। उसके बाद मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। फिर तैयारियों के दौरान ही मैंने अपनी एमए सोशियोलॉजी अभी 2022 में ही कंप्लीट की है। ठीक है। तो ये जो एक आपकी जर्नी रही होगी, है ना, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि कब आपको ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे अब तैयारी करनी चाहिए, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। सर, वैसे तो खैर मुझे स्कूल में ही पता पता चला था कि यूपीएससी और एचसीएस नाम की दो परीक्षाएं होती हैं जिन पे रह के आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो उसी टाइम पे ही मैंने सोचा था कि मैं भी ये परीक्षा दूंगी, लेकिन असली तैयारी मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की थी। ग्रेजुएशन के बाद जी। स्टार्ट की। ठीक है। तो जैसे शुरू में होता है कि हमें पता नहीं होता ना कि किस तरह से तैयारी करें और क्या पढ़ना चाहिए, और यहाँ में इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, है ना, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें रहती है। तो क्या कोई आपके इर्द गिर्द थे ऐसे लोग जिससे आपको लगा पता कि हाँ जी, ये कुछ हो सकता है। मुझे बस स्कूल के प्रिंसिपल से ही पता चला था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड थोड़ा सिविल, उनके बैकग्राउंड में काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज से थे। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया था कि मेरे अंदर कैपेसिटी है और मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, हरियाणा की हो चाहे यूपीएससी की। तो मुझे भी लगा कि तभी से मुझे लगा था कि मुझे इन परीक्षाओं के लिए जाना चाहिए। तो सिर्फ एक वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, इसके अलावा तो कुछ नहीं। ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट आया, ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है ना। तो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे इस बारे में कि क्या क्या फील करता है उस दिन इंसान। देखो ना, जैसे अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसमें ना एक अलग तरह की एक फीलिंग होती है। सोसाइटी भी आपको एक अलग तरह का रुतबे के साथ कहीं बिठाती है कि हाँ जी, आप सब कुछ हो। तो कैसा आप इस चीज़ को देखते हो। सबसे पहले तो 2-3 साल की जर्नी के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन थी। और पूरे एक दिन तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि मुझे एसटीएम का रैंक मिल भी गया है। तो मेरे को, लेकिन बाद में जब इतने सारे लोगों के कॉल्स आए, स्पेशली टीचर्स के और पढ़े लिखे लोगों के, एजुकेटेड लोगों के जब कॉल्स आए, तो मुझे लगा कि, और फाइनली जब न्यूज़पेपर में आ गया तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, अब हो गया। हाँ, क्योंकि शुरू शुरू में शुरू तो शुरू विश्वास में करना तो हाँ जी। मुश्किल मुश्किल और होता है। उसके बाद मुझे लग रहा था अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं या ऐसा कुछ, लेकिन फिर जब न्यूज़पेपर में आ गया तो मुझे भरोसा हो गया। अच्छा, जो आपका एरिया है, जैसे हरियाणा में आपने बताया कि ऑब्वियसली छोटी जगह है, छोटा एरिया है ना, गाँव। तो वहाँ वहाँ के लिए क्या क्या कुछ सोचा है आपने कि मतलब कैसे देखते हो आप इस चीज़ को कि अगर आप सेलेक्ट हो कि हाँ जी, आप भी एक ऑब्वियसली रोल मॉडल हो वहाँ के लिए, है ना, तो क्या प्लानिंग रहेगी आपको कि सर, क्या 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 करोगे। मुझे मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रहा वो हमेशा से ये रहा कि वहाँ पे हम, हरियाणा की जो सोसाइटी है वो मोस्टली मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो वहाँ लड़कियों को सेकेंडरी ही देखा जाता है, एक लाइबिलिटी के रूप में ही देखा जाता है। तो मुझे हमेशा से था कि ये एक ऐसी सर्विस है, अथॉरिटी है, जिस पे रह के मैं ना सिर्फ अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी बल्कि और लड़कियों के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँ, एजुकेशन के राइट। लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। देखो, मैं भी जब आपने बताया आपका रिजल्ट हुआ है, तो मुझे भी सबसे पहले यही बात लगी, अगर आप डायरेक्टली कुछ ना भी करोगे तो भी आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर गए। क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है सोसाइटी के अंदर, है ना, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। तो इससे क्या होता है कि एरिया में एक जागरूकता फैल जाती है कि हाँ जी, ऐसा मुकाम हासिल किया जाता है ना। तो ऑब्वियसली ये सभी गर्ल्स के लिए भी है ये हिसाब से। तो नेक्स्ट है जी, आपकी तैयारी में क्या क्या कैसे कैसे आपकी स्ट्रेटजी रही। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, हाँ जी। प्रीलिम्स की।
हाँ जी, प्रीलिम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीनों स्टेजेस में जो सबसे मुश्किल मुझे लगता था हमेशा से ही वो प्रीलिम्स ही लगता था। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हमने पढ़ा होता है तो मेंस में तो हम मैं फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊँगी, परंतु प्रीलिम्स में जो एक स्किल होती है क्वेश्चंस को करने की, एंड स्पेशली जो स्किल्स होती है कि जो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है पेपर में, तो वो अटेम्प्ट करने की जो स्किल होती है वो एक दिक्कत थी मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फंडामेंटल बुक्स और एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। मतलब मैंने ये कि जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इन 6 सब्जेक्ट्स की जो एनसीईआरटीज़ होती हैं और जो फंडामेंटल बुक्स होती हैं उनको अच्छे से कवर किया। सुपरफिशियली नहीं, बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन और ग्रैब करने के उद्देश्य से। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस ली, उसको फॉलो किया, और एक कोई भी मैगज़ीन भी हम ले सकते हैं। देन उसके बाद जो मुझे लगता है कि मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी का जो सबसे अहम हिस्सा रहा वो टेस्ट रहा। हाँ जी, मैंने पेपर से 2 महीने पहले काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट को मैं ऐसे देखती हूँ कि टेस्ट ना सिर्फ नई नॉलेज का एक जरिया है, बल्कि वो जो स्किल होती है अटेम्प्ट करने की प्रीलिम्स को, उसको भी हमें काफ़ी निखार देता है। तो टेस्ट को मैंने बहुत हाँ, तो टेस्ट सीरीज़ का देखिए बड़ा रोल रहता है। जैसे भी आपने बताया कि टेस्ट सीरीज़ से क्या रहता है कि एक तो हम कुछ-कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं, जो हमारी मेन कोर्स के अंदर स्किप हो जाती है, वो कवर हो जाती है। और फिर हम सीखते हैं कि कैसे नेगेटिव से बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट है, कितना हमने अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आपके हिसाब से यही है, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम प्रैक्टिस की जाए। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे अभी चाहे यूपीएससी का है, चाहे एचएएस का है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, प्रीलिम्स होगा जून में। तो कई सारे स्टूडेंट्स का ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम मेंस की तैयारी कब तक करें? देखो, जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो प्री और मेंस की मिक्स कर रहे होते हैं। तो जैसे हिमाचल में अभी प्रीलिम्स है, जून में प्रीलिम्स होगा। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये रहती है कि कब कितने महीने पहले प्रीलिम से मेंस को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्री पे फ़ोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने प्रीलिम्स से पहले मेन जो फोकस रहता है वो टेस्ट पे रहना चाहिए। तो अगर पेपर जून में है तो फरवरी तक हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और वैसे भी तैयारियां प्री कम मेंस ओरिएंटेड ही होती हैं। तो तब तक हम फरवरी तक इस तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि वो प्रीलिम्स के लिए भी हम पढ़ लें, और इस तरीके से भी पढ़ लें कि मेंस में कैसे प्रोड्यूस करनी है। लेकिन उसके बाद से जो सारा फोकस है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने रखा था। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिए थे, और जो फंडामेंटल बुक्स और जो भी मेरे रिसोर्स थे करंट अफेयर्स के, उनको अगेन एंड अगेन पढ़ा। अच्छा, आपकी भी स्ट्रैटेजी यही रही है। देखो, सबकी जो भी टॉपर्स होता है उनका, मैंने भी जिनसे मैं पहले भी बात करता हूँ, जो निकलता है, तो उनसे हमारी ये बात होती है कि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज ज़्यादा रिलाय किया जाए और उसको बार-बार ही पढ़ा जाए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ना? और बाद में जैसे आपने बताया कि टेस्ट सीरीज़। अच्छा, उसके बाद आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना? तो सबसे पहले तो ना ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस बेस पर ऑप्ट किया जाए? ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो ऐसे होता है कि मैंने तो सोशियोलॉजी को इसलिए ऑप्ट किया था कि मुझे हमेशा से ही सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और मेरी हॉबी भी है लोगों से सोशल इंटरेक्शन करना। तो लेकिन जब मैंने सोशियोलॉजी को पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि ये सोसाइटी की सिस्टमेटिक स्टडी है। इसको पढ़ के मतलब जो चीज़ें हम सोसाइटी में देखते हैं, सोशल ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो तो नॉर्मल सोशल ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन उससे आगे क्या होता है, वो उनका एक इंडिविजुअल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और बाकी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके हिसाब से भी सोशियोलॉजी उस समय सही बैठ रहा था। तो मेरे हिसाब से अपने इंटरेस्ट और जो भी गाइड करने वाले लोग हैं उनकी सलाह से जो भी कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से अपने को चूज़ करना चाहिए। अच्छा, जिसको सोशियोलॉजी, अभी जैसे कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं सोशियोलॉजी को ऑप्ट करना है ना, तो उनको ना शुरू में कहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए? उसके लिए तो मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी +1 +2 की जो एनसीईआरटी है, दे आर द बेस्ट बुक्स। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि जो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की +2 की और +1 दोनों की, वो सोशियोलॉजी जो मेंस में है वहाँ तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, वो एक इतना ब्रॉड पिक्चर क्रिएट कर देंगे सोशियोलॉजी के बारे में कि इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेंगी। मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरा 70% जो इंटरव्यू है वो सोशियोलॉजी के बारे में ही था, और मैं वहाँ पे इसलिए आंसर कर पाई क्योंकि मैंने एनसीईआरटीज़ को 2-2 3-3 बार पढ़ लिया था। अच्छा, आपने एनसीईआरटी को 2-3 बार ही पढ़ा। अच्छा, कोई उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक भी है इसकी जिसको पढ़नी चाहिए?
मैंने नितिन सांगवान को रेफ़र किया था, नितिन सांगवान को, क्योंकि मेंस में हमें जनरल आंसर से अपना जो सोशियोलॉजी का आंसर है वो थोड़ा तो सिस्टमेटिक दिखाना ही पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम कुछ थिंकर्स को कोट करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा थिंकर्स को कोट करेंगे और थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक और एक सिस्टमेटिक चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे ऑप्शनल में, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे रादर कि हम जनरल आंसर लिख के आएँ, तो उसके लिए मैंने नितिन सांगवान को किया था। पर लेकिन हम थिंकर्स को तो नहीं इंटरव्यू में कोट करके आएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे याद भी नहीं रहेंगे इतने ज़्यादा तो, और वो बहुत ही जोन आउट वाली बात हो जाती है। तो वहाँ पे जो एनसीईआरटी हैं वो काफ़ी। तो एनसीईआरटी हो गया और ये नितिन सांगवान बुक हो गई, और बाकी इसके अलावा जो क्लास नोट्स होते हैं कोचिंग के, अगर हम कहीं से लेते हैं तो वो भी शुरुआत में एनसीईआरटी के बाद मैंने वहीं से शुरुआत की थी, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक के रूप में नितिन सांगवान। क्या आपने आंसर राइटिंग भी की थी इसकी? आंसर राइटिंग तो काफ़ी की थी। तो शुरू मतलब पहले की थी आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग तो मेंस के लिए की थी, मतलब एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट करके मेंस का जो भी था उसके बाद आंसर राइटिंग की थी, मतलब सो दैट कि एक जो पैटर्न होता है इंट्रो का और बॉडी और कंक्लूजन वो मेरा बन पाए। तो अच्छा, मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? मेंस की स्ट्रेटजी, मेंस के सिलेबस को अच्छे से समझना। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के मेंस की तैयारी शुरू की थी। मैंने मतलब 2020-21 के पेपर देखे, उसमें मैंने देखा कि जो मेंस है वो उसका एरिया काफ़ी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स। मतलब जो सिलेबस है उसके इर्द गिर्द ही चीज़ें रहती हैं, और उसके साथ अगर हम करंट को ऐड कर दें तो एक तरह से सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाती है। तो इसलिए मैंने मेंस के जो भी था, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट थे हरियाणा में, तो हरियाणा के एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइंग नहीं होते हैं, उनके मार्क्स जुड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत इम्फेसाइज़ किया था लैंग्वेज पेपर जो थे उनके ऊपर और ऑप्शनल के ऊपर, कि जीएस की भी स्टडी की थी, मतलब कि सिलेबस के विदिन रह के, कि जो सिलेबस है उसके अपने नोट्स भी बनाए थे और फिर उसको सप्लीमेंट कर दिया था करंट अफेयर से। अच्छा, जैसे अपने नोट्स की बात रहती है तो उसमें भी एस्पिरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं कि नोट्स, अभी तो देखो एकेडमिक्स के नोट्स भी होते हैं और कुछ नोट्स वैसे ही मिल जाते हैं, तो अपने नोट्स बनाने चाहिए क्या? प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल बुक्स को ही रेफ़र करते हैं, तो उन्हीं बुक्स को अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे तो वो रीइंफोर्स हो ही जाती हैं माइंड में। पर मेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे अपने, जैसा मैंने अभी बताया कि मेंस का लिमिटेड में ही रहना होता है, तो जो 2-3 महीने हमें मिलते हैं उस टाइम पे एक बुक को खोल के पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस जो हमने हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने बताया कि फरवरी तक हम तैयारी करेंगे, तो वो जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें उनको हम फटाफट रिवाइज़ करके और अपना टेस्ट देने बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से। तो आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस रहता है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एक पूरी जर्नी रही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। अच्छा, एक सवाल है थोड़ा सा और ऐसा कि इसमें क्या होता है ना कि बीच में ना थोड़े अप्स डाउन आ जाते हैं ना, तो कभी प्री क्वालिफाई होता है, कभी उसमें रह जाता है, कभी प्री भी क्वालिफाई नहीं होता है ना। एक लंबी जर्नी होती है इसकी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 महीने की पढ़ाई है, कम से कम आपको साल 2 साल लग ही जाता है। तो उसमें ना कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रहना, है ना, और उन अप्स एंड डाउन और सिचुएशन को क्रॉस करते हुए ठीक है जी रहना, तो उसके लिए क्या कैसे हैंडल करा आपने कि सबके साथ होता है? मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड में क्लियर विज़न होना चाहिए कि हमने करना है तो हमने करना है। और दूसरा, जब अगर हमारे दिमाग में क्लैरिटी है, डिटर्मिनेशन है, तो अप एंड डाउन्स को हम क्रॉस कर ही लेते हैं। और दूसरा जो मैंने इस जर्नी में सीखा कि ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करो, क्योंकि एडवाइज़र तो बहुत हैं इस फील्ड में, तो कुछ ज़्यादा ही हैं, बहुत एडवाइज़र हैं। तो सुन लो सबकी, पर आप अपने ऊपर भरोसा करके, अपनी तैयारियों पे भरोसा करके, और जो भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं उनको फॉलो करके लगातार चलते रहो और पॉजिटिविटी के साथ चलते रहो। ये जो पॉजिटिविटी, क्योंकि हमारा माइंड जैसा सोचते हैं हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे। हाँ जी। क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन तो आने ही, ऐसा तो है नहीं कि एक स्ट्रेच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। एक बारी थोड़ा ऊपर आएगा फिर थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो ये तो चलता ही और रहता है। बाकी जो भी हमारा अटैम्प्ट अगर फेलियर हो जाता है कोई, तो अपनी गलतियों से सीख के कि यहाँ पे क्या कमी थी और कैसे उसके बारे में फिर एक सही स्ट्रेटेजी बना के उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजी भी ऑब्वियसली अपनी खुद की होती है ना। तो मुझे खुद भी यही लगता है कि हम किसी की स्ट्रैटेजी को कॉपी नहीं कर सकते, है ना। हाँ, एक सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके इर्द-गिर्द हम कुछ कर सकते हैं। बाकी तो सबका अपना तरीका है ना। नोट्स बनाने का सबका अपना तरीका, कोई लेंथी नोट्स बनाएगा, कोई बिल्कुल शॉर्टकट बनाएगा। मतलब एट द एंड ये है कि आपको वो समझ आना चाहिए,
और जब आपको वो डिलीवर करना है तब वो इजीली डिलीवर हो जाना चाहिए। अच्छा, जैसे पढ़ाई है, अब देखो इतनी लंबी तैयारी में पढ़ाई तो हमें करनी ही है। अब मैक्सिमम टाइम तो हमें पढ़ाई में ही देना पड़ेगा, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है ना? तो फिर भी कभी-कभी लगता है यार कुछ और हो जाए, है ना? जैसे कोई कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ करेगा, कोई मूवी देखेगा, कोई फ्रेंड्स के साथ जाएगा, है ना? तो आपके क्या इस तरह के कि कौन-सी ऑप्शन होती है थी आपके पास? मुझे ऐसे लगा कि अभी जैसे जब मेरा मेंस हुआ, मेंस और इंटरव्यू के बीच में सिर्फ 2 हफ्ते का गैप था। तो उस गैप में तो इंटरव्यू की तो कोई तैयारियां होती नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी 2-3 दिन में नहीं बनती है, वो तो हमेशा से बनी होती है। तो मुझे वहाँ लगा कि सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम बात कर ही लेंगे, जो भी इंटरव्यू में मुझसे पूछे जाएंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी है, मोस्टली बात उसी के बारे में होगी। पर एक जो पॉइंट रहता है दैट इज़ हॉबी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हॉबी हॉबी का मतलब यही होता है कि वो हमारे माइंड को थोड़ा फ्री कर देती है, फ्री एक करे, हाँ, खाली टाइम करे उस काम चीज़ कर को। देती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शुरू में ही जब से हमने तैयारियां करनी शुरू की हैं, हमें अपनी एक सोशल हॉबी क्रिएट कर लेनी चाहिए। और अपनी हॉबी के बारे में इंटरव्यू तक इतना कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि हम पैनलिस्ट को कन्विंस कर पाएँ कि ये हमारी हॉबी है, तो इसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं। तो एक हॉबी एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने भी अपनी हॉबी को ही साथ साथ में डेवलप किया था, क्योंकि मेंस और किस तरह की हॉबी रही आपकी? मेरी हॉबी मोस्टली सोशोलॉजी से ही रिलेटेड है। मुझे लोगों से सोशल इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है, और दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गॉसिपिंग। गॉसिपिंग से अलग होता है सोशल इंटरेक्शन। इस तरीके से सोशल इंटरेक्शन करना कि फिर हम उसको सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के पर्पज़ से, और फिर जो भी उस चीज़ों को सोशोलॉजी से रिलेट करके उनको फिर डायरी में लिख लेना, ओके, तो आपका इन शॉर्ट ये रहा कि आप लोगों से इंटरैक्ट करते इंटरेक्ट हो, करना। हाँ जी, उससे कुछ सीखते हो बिल्कुल। और इसका क्या इम्पैक्ट है, और कुछ आप उसको एकदम आपके जो माइंड में है वो आपने डायरी में उतार डायरी में दिया। उतार देना, हाँ तो जी। आपकी हॉबी डायरी लिखना तो है। डायरी लिखना एक और बहुत एक जो बढ़िया चीज़ इससे है। होती है इंट्रोस्पेक्शन की पावर बहुत बढ़ जाती है। हम अपनी गलतियाँ जो हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो अगर उसको दिमाग में रखेंगे तो वो ना कुछ तंग करती रहती है। अगर हमने उसको डायरी में लिख लिया तो बड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो एक माइंड मैपिंग मैपिंग का भी एक तरीका है। तो देखो, तो यही है कि देखो ना कुछ होना चाहिए आपके पास ना, जिससे जिसको बोलते हैं ना सृजनात्मक क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं ना। कुछ आपने क्रिएट भी कर दिया, कुछ नया भी हो गया, और अंडरस्टैंड भी कर दिया किसी सोसाइटी को, और अपने लिए भी बेनिफिशियल हो गया। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको करना हमें अच्छा लगता है, मतलब जिसकी मतलब इन शॉर्ट ये है कि हॉबी वही होती है जो हम इसलिए करते हैं कि जिसका हमें कुछ डायरेक्टली हमें कुछ पैसा नहीं मिलना उसका, है ना? कोई कोई कमाई नहीं हो रही है, बट इसलिए करें कि हमें अच्छा लगता है। अब चाहे उसके हम 1 घंटा दे दें, चाहे 2 घंटा दे दें। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम अपना टाइम लगाते हैं तो वहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं या तो हमारी पढ़ाई हो जाए या तो कुछ अर्निंग हो जाए। और हॉबी तो वो चीज़ है जहाँ आपकी कुछ भी नहीं हो रहा है आपके लिए, बट कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। इंटरव्यू में तो ये चीज़ बहुत काम आती है। और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक्स भी दिए थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे मॉक्स, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, तो मॉक्स देख के हमें पता चल पाता है कि क्या हम अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो पर्सनालिटी है, उसको सामने वाले के सामने रख भी पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। तो एक जो, हाँ जी, एक्सप्रेस और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मॉक से मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, और मैंने जो भी मेरे पास 14 दिन थे उसको सुधारने की कोशिश की, एंड फाइनली उसके आउटकम्स भी अच्छे आ गए। चलो, हाँ, ये भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उसको फेस करते हैं तो जो हमारे पास स्किल्स होती है तो उस वो और निखर कर सामने आ जाती है ना। इंटरव्यू के बारे में काफ़ी मिथ्स होते हैं कि ऐसी ड्रेस पहननी है, या अच्छा। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि दे आर रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर, रादर देन कि ये इधर उधर की इधर बात उधर है। की बात है, हाँ। आप क्या हो वहाँ पे, उनको 10 मिनट में भी पता चल जाता हाँ, और वही निकलवाना है उन्होंने, वही निकलवाना है है, वही उन्होंने। निकलवा देते हैं, हम्म, और हम्म, हम्म। पर्सनैलिटी जो होती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे रियल रह के और कॉन्फिडेंट रह के अच्छा, आप एक दो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, जो एक तो एक क्वेश्चन वो बताओ जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और एक जिस पे आपको लगा कि नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग तो चैलेंजिंग उन्होंने है। जैसे कि मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मेरी हॉबी भी वैसी रही है। तो हॉबी के बारे में तो जितने भी क्वेश्चन पूछे सब काफ़ी अच्छे ही लगे मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे कि जब आप लोगों से सोशल इंटरेक्शन करते हो तो आप किस तरीके की इंटरेक्शन कर, मतलब किन बातों का ध्यान रखते हो। तो कि जैसे कि उसकी भाषा में ही बात करो, या फिर उसको सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दो, और उसके मूड्स एंड मोटिव्स को भी ध्यान में रखो। तो मेरा आंसर यही था। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मुझे चैलेंजिंग लगा वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, और इस बात को भी मैंने इससे रिलेट किया कि मैंने बीकॉम की है,
तो वो ये मान के चलते हैं कि अगर बीकॉम की है 3 साल किसी चीज़ में लगाए हैं तो इकोनॉमिक्स बीकॉम का एक सब्जेक्ट होता है तो आना ही चाहिए। मतलब हम मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो प्लीज़ अपनी ग्रेजुएशन को भी सीरियसली लें, क्योंकि अगर आपने 3 साल दिए हैं किसी चीज़ को तो पैनलिस्ट इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसके बारे में कम से कम बेसिक्स तो पता होने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे काफ़ी ट्रिकी लगे और वहाँ मुझे अपनी ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई। तो देखो, आपको आपसे बात करके ना मेरे को एक बात बड़ी क्लियर समझ आ रही है कि बड़े कम लोग होते हैं ऐसा, ऑप्शनल भी उनका वही बन गया और हॉबी भी आपकी वैसी डेवलप हो गई और इंटरव्यू भी आपका उसी तरफ गया, है ना। तो इस चीज़ का बेनिफिट हुआ, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप जो सच में हो वही हो, है ना। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हाँ जी मैंने इसलिए ऑप्शनली ऑप्ट किया, इसलिए मेरी हॉबी ये हुई, क्योंकि आपने उस चीज़ को जिया है ना। तो शायद ज़्यादा क्लियरिटी आती है, सच्चाई सामने आ जाती है। तो इंटरव्यू के लिए शायद ये बड़ा ज़रूरी, शायद क्या है ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मेरा भी था एचएएस का इंटरव्यू तो मेरे को भी बात समझ आ गई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम बताना चाहते हैं अपनी तरफ से, कि जो बनाई जाती है हमने कि भाई हम ऐसे बताएंगे, तो वो या तो हम बता नहीं पाते उसको, या तो हम उसका उल्टा पुल्टा बोल देंगे, है ना। सच्चाई फिर वही रहती है जो है, रियलिटी है। और मेंस का भी सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर आंसर राइटिंग भी करनी पड़ती है। सिर्फ 2 महीने थे, चार पेपर थे, हिंदी, इंग्लिश और जीएस का हमारा एक ही था और सोशियोलॉजी भी प्रिपेयर करना था। तो वहाँ बैठ के जब मैंने ये हरियाणा का मेरा पहला मेंस था और पहला ही हो गया था, हाँ जी फर्स्ट था। तो जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते होते हैं कि हम सुंदर सुंदर इंट्रो लिख के आएंगे, बॉडी लिख के आएंगे, कंक्लूजन लिख के आएंगे, इतना टाइम ही नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पे बस जो चीज़ें हमने कभी शांतिपूर्वक और बड़े ऐसे अपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से क्लियर होती हैं, हम वही ही पेन डाउन कर पाते हैं वहाँ पे। तो मेंस से 10 दिन पहले मैंने ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपनी प्रिपेयर कर ली थी। जैसे पॉलिटी का मैंने क्या किया था, पॉलिटी पूरी पढ़ के फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको एक ब्लैंक शीट पे लिख लिया था और अलमीरा पे चिपका लिया था याद रहने की, क्योंकि सो दैट कि मतलब मेरा एक बस सिंपल था कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए आर्टिकल से शुरू होना चाहिए, ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आए मैप जरूर होना चाहिए, आईआर का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें इंडिया का मैप और जो नेबरिंग कंट्री जो भी है जैसा भी है, इंडिया का मैप तो मुझे लगता है मैं 7 या 8 बार बना के आई हूँ पेपर में, इंडिया का, और 1-2 बार शायद वर्ल्ड का भी बनाया। और इसके अलावा मैंने 2 तरीके के फ्लो चार्ट्स तैयार किए थे, अपने अपने कर सकता है कोई भी, जो मुझे लग रहा था कि मैं आसानी से बना सकती हूँ। मैंने हर क्वेश्चन में मतलब मैंने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डाली थी। इंटरव्यू में मेरे मार्क्स टॉपर के जितने ही हैं, जितने रैंक वन के 39, तो मेरे मार्क्स जो अच्छे हैं वो मेंस में ही हैं। तो मेरा मेंस में मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन सिंपल था ही नहीं, कुछ ना कुछ मैंने डाला ही है, फ्लो चार्ट या ये वो। तो इससे क्या हो गया कि एक तो पेज 4-4 5-5 पेज भरना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, और वो अच्छा भी लगता है दिखने में, प्रेजेंटेबल, और एग्जामिनर को भी बड़ा इजी लगता है। और उसके बाद आज ही मेरी किसी प्रोफेसर से बात हुई, तो वो भी पेपर चेक करते होते हैं, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ और पता चली। तो उन्होंने बोला कि जब वो पेपर चेक करते हैं तो बस उनको ना तो उनके पास इतना टाइम होता है, ना ही उनको इतना इंटरेस्ट होता है कि वो आपकी कहानियाँ बैठ के पढ़ेंगे वहाँ पे। तो जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें और टू द पॉइंट बात लिखी है वो ज़्यादा मैटर करती है। टू द पॉइंट बात कि सिंपली इंट्रो में आर्टिकल से स्टार्ट किया, जैसे कुछ भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक लाइन लिखी, उसके बाद पॉइंट मतलब हर क्वेश्चन में 7 से 8 पॉइंट, और दूसरी जो एक फ्लो चार्ट बना दिया, 7 से 8 पॉइंट बना दिए, एक कंक्लूजन दे दिया। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट मैंने आंसर राइटिंग के लिए यूज़ किया था। तो देखो, यहाँ से एक बात हमें फिर और पता चलती है कि आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो भी लिमिटेड हो, और जो आपने पढ़ा है वो, जैसे आपने बताया कि आपने कुछ कुछ चीज़ें 10-15 दिन पहले तैयार कर ली थी, लिख ली थी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने बहुत पहले पढ़ी होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है और वही डिलीवर होती है। और उससे भी बड़ी बात ये बताइए कि इसके अंदर क्या है कि हमें अपने आंसर को और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है ना। उसमें इधर उधर की बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और टू द पॉइंट बात करनी है। कोई आर्टिकल लिख लिया, कहीं मैप लिख लिया, तो यहाँ फिर यही बात निकलती है कि हमें अपनी तैयारी को कितना स्ट्रीमलाइन करना है ना। इसको इधर उधर फैलाने की ज़रूरत नहीं है इतनी, है ना। और आपको आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ोगे
इतना ही टाइम बिल्कुल, लगेगा। जैसे हिस्ट्री के लिए सिंपली मैंने एक स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो वो प्रीलिम्स के लिए भी वही थी, मेंस के लिए भी वही थी, क्योंकि मैं कोई भी बुक को इस तरीके से पढ़ती हूँ कि प्रीलिम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं वहाँ पे टिक कर पाऊँ या एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल पाऊँ। और फिर मैं किसी भी स्पेक्ट्रम की किसी भी चैप्टर को इस तरीके से भी पढ़ती हूँ कि अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे उसको 150 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में लिख के आऊँगी। तो रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं उसको प्री प्लस मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और उतने से हो। अच्छा, जैसे अब जैसे बिगिनर है जो तैयारी करता है ना, क्योंकि देखो आजकल क्या है कि जो मटेरियल है, फैक्ट्स है, डाटा है, उसके ना एक बम्बार्डनेस है, हर तरफ से मिलता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, कहीं ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, छोटी छोटी वीडियोज आ रहे हैं। तो इसमें ना कि एक तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद इससे भी बचना मुश्किल हो जाता है ना, तो कैसे फिल्टर करें इस चीज़ को? इसका शुरू में ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। हर यूट्यूब वीडियो मुझे अच्छी लगती थी, मुझे लगता था ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, द हिंदू भी पढ़ लो, द एक्सप्रेस भी पढ़ लो, तो इससे नहीं होता है। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, और मेंस के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके, सिलेबस के विद इन रह के भी, और जो भी उसके साथ करंट अफेयर ऐड करके, मेंस की तो यही स्ट्रेटजी रही है कि सिलेबस के विद इन रहो, इतने से हो जाता है। और प्रीलिम्स के लिए मेनली टेस्ट पे फोकस किया था, मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग की थी, पर इस बात को भी इंश्योर किया था कि पेपर से पहले मेरा सिलेबस एक बार 2-3 बार रिवाइज हो जाए, और जो भी है। और फाइनल तो मुझे यही लगता है कि प्रीलिम्स जब मैंने दिया, जब मैं मेंस दिया और जब इंटरव्यू दिया, तो हॉल में बैठ के ऐसे लगता है कि जो पढ़ के आए हैं वो तो बाहर ही छोड़ के आओ, यहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है। तो या वहाँ पे मतलब उस दिन फाइनली जाके हम क्या परफॉर्म करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वो वही जैसा मैंने बताया, मेंस में एक बार कोई बुक पढ़ ली वो हम वहाँ पे लिख ही नहीं पाएंगे, 2-3 बार पढ़ी है, फ्लो चार्ट पहले से ही 5-6 बार बना के आपकी देखी है। प्रैक्टिस भी हो, रिवीजन भी हो। राइट। तो और क्या लास्ट में क्या सजेस्ट करते हो? क्या लास्ट में क्या लास्ट में मैं सजेस्ट यही करते हो बोलूँगी आप? कि उनको बताना आप, जो एक तो जिन्होंने अभी बिगिनिंग करनी है, एक बात उनके लिए, और दूसरी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का प्री नहीं हो रहा है, किसी का मेंस नहीं हो रहा है ना? तो उनके लिए क्या? तो मैं तो यही बोलूँगी, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, और अपने ऊपर भरोसा करो, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, और अपनी गलतियों के गलतियों रास्ते से से। सीखो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने ऊपर भरोसा करो, और थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ चलते रहो, एक दिन सफल ठीक हो है, ही तो जाते आपका हैं। क्या टारगेट है फिर? लास्ट इसके लास्ट तो नहीं बोल सकते, अभी तो लंबा टाइम है, पर इसके बाद? नेक्स्ट एग्ज़ाम, सो यूपीएससी विल बी माय नेक्स्ट टारगेट। और बाकी अभी जो मुझे एसडीएम की पोस्ट मिली है, पहले मैं इसको भी बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ, नए नए एक्सपीरियंस को सीखना चाहती हूँ, और फाइनल जो फील्ड वर्क होता है उसको एक बार एक्सपीरियंस तो अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। हाँ जी, जो न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब मुझे मिली है, आई वॉन्ट टू लीव दैट। आपको फिर से एक बारी बहुत थैंक यू सर। बहुत मुबारक, और आप आगे ग्रो करो, और जी बहुत जल्दी आप यूपीएससी क्रैक करो, आईएएस जी, बनो। ठीक है सर। वेलकम।